कहानी शुरू होती है जब एक छोटा लड़का जिसका नाम मिनातो है अपने दादाजी के साथ एक छोटा सा मंदिर बनाता है। वे मंदिर की शेल्फ पर कुछ मिठाइयाँ रखते हैं। मिनातो बहुत चौंक जाता है जब कोई चीज़ उन मिठाइयों को उठा लेती है। मिनातो देखता है कि वो एक छोटी लड़की है और वो लड़की रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। मिनातो बहुत डर जाता है, लेकिन उसके दादाजी खुश हो जाते हैं कि आखिर मिनातो उन चीज़ों को देख पा रहा है। दादाजी बताते हैं कि मिनातो सिर्फ अच्छी आत्माओं को ही देख पाता है। उन्होंने बताया कि जो चीज़ मिनातो देख रहा है वो घर की आत्मा है। ये छोटी लड़की इस घर में दादाजी से भी ज्यादा समय से रह रही है। दादाजी मिनातो को समझाते हैं कि उदार बनो और जब भी ये लड़की चाहे उसे कुछ नाश्ता दे दो। वे आगे बताते हैं कि मिनातो ऐसी चीजें देख पाता है जो दूसरे लोग नहीं देख पाते। इससे उसे कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब उसकी ये शक्ति उसकी बहुत मदद करेगी। कई साल बाद मिनातो अपने नए घर पर पहुंचता है। घर के आसपास एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है और मिनातो सोचता है कि क्या वो कुछ गलत देख रहा है। जैसे ही वो सामने के गेट को छूता है वैसे ही वो शक्ति बिखर जाती है। उसके पास जो कागज पर दिशा निर्देश लिखे थे वो हवा में उड़ जाता है और जंगल में एक मंदिर पर जा गिरता है। मंदिर से एक शक्ति फूटती है और एक रहस्यमयी आंख खुल जाती है। मिनातो अपने नए घर की बड़ी बड़ी इमारत देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन उसे लगता है कि इस घर को साफ सफाई और मरम्मत की जरूरत है। घर साफ करते समय मिनातो अपनी माँ से बात करता है कि उसे ये घर कैसे मिला। एक दूर के रिश्तेदार ने इसे रिटायरमेंट के लिए बनवाया था, लेकिन वे गुजर गए। 2 साल से इस घर में कोई नहीं रहा था और मिनातो सोचता है कि आखिर क्यों किसी ने इसे खरीदने की कोशिश नहीं की। माँ बताती हैं कि कुछ लोग घर देखने आए थे, लेकिन कोई न कोई वजह से वे अपना मन बदल लेते थे। मिनातो सोचता है कि क्या घर पर कोई शाप है। उसी समय हम देखते हैं कि रहस्यमय कोहरा मिनातो के लिखे कागज को देख रहा है। बाहर मिनातो जमीन पर कुछ फूल पाता है। वो सोचता है कि इन्हें किसने रखा है और उसे झाड़ियों में कुछ अजीब दिखाई देता है। अगले दिन मिनातो बागवान को धन्यवाद देता है कि उसने पिछवाड़े को ठीक कर दिया। मिनातो बताता है कि वो यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, इसलिए वो ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहता। ठीक उसी समय रहस्यमय कोहरा बागवान के ऊपर मंडराता है और बागवान को थोड़ा दर्द होने लगता है। मिनातो का एक नोट उसकी बाह पर गिरता है और दर्द तुरंत चला जाता है। मिनातो को कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि उसके लिखे कागज बार बार गायब हो जाते थे। एक दिन बाद मिनातो देखता है कि उसके पिछवाड़े में कोई उसके लिए कुछ जामुन रख गया है। वो एक रहस्यमयी प्राणी को देखता है और उसे बचपन की याद आ जाती है जब उसने घर की आत्मा को देखा था। वो छोटी लड़की भी उसे ऐसे ही उपहार देती थी, इसलिए मिनातो समझ जाता है कि क्या हो रहा है। वो इस नए आत्मा का शुक्रिया अदा करता है। वो धन्यवाद स्वरूप एक उपहार लाने जाता है। मिनातो पूरा चढ़ावा तैयार करता है और आखिरकार आत्मा खुद को प्रकट कर देता है। मिनातो सोचता है कि क्या ये एक बड़ा कुत्ता है। आत्मा कहता है कि अब वो घर के अंदर आएगा। मिनातो हैरान रह जाता है क्योंकि उसने कभी कुत्ते को बोलते नहीं सुना था। आत्मा कहता है कि वो कुत्ता नहीं है और उसका नाम यामागामी है। वो पड़ोस के पहाड़ का देवता है। मिनातो पूछता है कि क्या यही वो है जो उसे उपहार ला रहा था। मिनातो उसे बदले में जो खरीदा था वो दिखाता है। यामागामी उसे खाता है और कहता है कि मांस थोड़ा चिकना है, लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट है। मिनातो उसे साकी पीने को देता है, लेकिन यामागामी बताता है कि अभी वो पूरी ताकत में नहीं है, इसलिए शराब नहीं पी सकता, पानी ही ठीक रहेगा। यामागामी कहता है कि मिनातो उसकी जान बचाने वाला साबित हुआ, लेकिन मिनातो समझ नहीं पाता कि क्यों। यामागामी बताता है कि मिनातो ने पहाड़ों में एक बुराई को खत्म कर दिया। जब यामागामी कमजोर था तब एक बुरी शक्ति ने बहुत परेशानी पैदा की थी। यामागामी को मजा आया जब मिनातो ने उस बुराई को मिटा दिया। मिनातो कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। यामागामी बताता है कि असल में मिनातो का लिखा हुआ बुराई को खत्म कर देता है। ठीक उसी समय बागवान वापस आ जाता है क्योंकि वो एक औजार भूल गया था। मिनातो यामागामी को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन यामागामी कहता है कि मिनातो के अलावा कोई भी उसे नहीं देख सकता। यामागामी चमकदार पानी पीता रहता है और मिनातो सोचता है कि आखिर उसके लिखने में इतनी शक्ति क्यों है। यामागामी को भी ठीक से पता नहीं, लेकिन वो पूछता है कि किसी ने कभी उसके लिखने की तारीफ की है। मिनातो बताता है कि एक बार बचपन में हुआ था। उसने अपने परिवार का नाम नीम प्लेट पर खोदा था और उसके पिता ने उसे लगा दिया। एक दिन एक रहस्यमयी ग्राहक आया और उसने नाम प्लेट देखकर तुरंत तारीफ कर दी। वो हैरान था कि मिनातो ने बनाया है और कहा कि इसे कभी मत उतारना। उसने सलाह दी कि मिनातो एक और बनाए ताकि वो अपने घर के लिए रख सके। उस आदमी ने बहुत प्रभावित होकर कहा कि वो मिनातो को पैसे देगा अगर वो उसके लिए भी बनाए। उसके बाद से नाम प्लेट बनाना मिनातो का शौक बन गया। उसने अपने नए घर के लिए भी कुछ नाम प्लेट बना रखे थे। यामागामी कहता है कि उन्हें लगा दो। मिनातो एक प्लेट सामने
सामने के दरवाजे पर लगाता है और दूसरी पिछवाड़े के दरवाजे पर। इससे पूरे घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। मिनातो ने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। यामागामी बताता है कि अब कोई भी बुरी चीज इस घर के पास भी नहीं आ सकेगी। मिनातो पूछता है कि क्या उसका लिखना सचमुच इतना शक्तिशाली है। यामागामी कहता है कि उसकी ये शक्ति बहुत दुर्लभ है। अगर वो इसे समझे और उसे निखारे तो वो बहुत बड़ी शक्ति हासिल कर लेगा। कुछ दिन बाद यामागामी वापस आता है। मिनातो उसे कुछ मिठाइयाँ देता है। यामागामी चमकने लगता है और कहता है कि ये सब मिनातो की वजह से है। मिनातो ने उसे बहुत सम्मान दिया है जिससे वो चमक रहा है। मिनातो सम्मान पूर्वक उसका स्वागत करता है तो यामागामी और ज्यादा चमकने लगता है। रोशनी इतनी तेज हो जाती है कि मिनातो को कहना पड़ता है कि थोड़ा कम कर दो। दूसरी जगह कुछ बुरी आत्माएं एक आदमी पर हमला करती हैं। वो कुछ शब्द बोलता है और अपनी शक्ति छोड़ता है जिससे सारी आत्माएं इमारत के बाहर फेंक दी जाती हैं। उसका सहायक कहता है कि ये बुरी खबर है क्योंकि एक आत्मा बाहर भाग गई है। उस आदमी का नाम हरीमा है। वो कहता है कि वो खुद उस आत्मा को खत्म कर देगा और उसका पीछा करता है। आगे शॉपिंग इलाका है, इसलिए हरीमा सोचता है कि उसे तुरंत उस आत्मा को खत्म करना होगा। तभी हरीमा डर जाता है क्योंकि वो आत्मा सीधे एक आम आदमी की तरफ जा रही है। वो आदमी मिनातो है। बुरी आत्मा मिनातो से टकराती है और तुरंत नष्ट हो जाती है। हरीमा समझ नहीं पाता कि उसने क्या देखा। वो बहुत शक्तिशाली बुरी आत्मा थी जो पलक झपकते ही खत्म हो गई। मिनातो के शरीर से कुछ अजीब चीज गिर जाती है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती। हरीमा पूछता है कि मिनातो ठीक तो है ना, लेकिन मिनातो कुछ और बात पर परेशान है। उसका लिखा हुआ कागज फिर गायब हो गया था और वो उसी पर शॉपिंग की लिस्ट लिख रहा था। वो एक चीज याद करने की कोशिश करता है और बताता है कि वो ऐसी चीज है जिसे हफ्ते में एक बार बदलना पड़ता है। कुछ और संकेत देने के बाद हरीमा अनुमान लगाता है कि वो कचरे के थैले की बात कर रहा है। हरीमा उसे स्टोर का रास्ता बता देता है। मिनातो चला जाता है। हरीमा सोचता है कि वो लड़का कौन था। उसी समय मिनातो से जो चीज गिरी थी वो रोल होती हुई दूर चली जाती है। घर पर यामागामी बाग में बैठा कुछ शक्ति इस्तेमाल करता है। मिनातो पिछवाड़े जाता है और देखकर हैरान रह जाता है कि पूरा पिछवाड़ा पूरी तरह बदल गया है। यामागामी कहता है कि पहाड़ के देवता के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मिनातो को पता ही नहीं था कि यामागामी ऐसा कर सकता है। वो देखता है कि उसके नए दोस्त का रूप थोड़ा अलग है। यामागामी छोटा हो गया है। वो बताता है कि शक्ति इस्तेमाल करने से ऐसा होता है लेकिन ये अस्थायी है। जल्दी ही वो सामान्य आकार में वापस आ जाएगा। कुछ दिन बाद मिनातो कहता है कि यामागामी कई दिनों से नहीं आया। वो उम्मीद करता है कि वो ठीक होगा। वो निराश होता है जब पिछवाड़े में सिर्फ एक गिलहरी दिखती है। वो सोचता है कि शायद कुछ हुआ है, लेकिन यामागामी अचानक प्रकट हो जाता है और कहता है कि चिंता मत करो। मिनातो हैरान रह जाता है क्योंकि पहाड़ का देवता और भी छोटा हो गया है। वो पूछता है कि इतनी शक्ति उसने कितनी इस्तेमाल की कि ये हालत हो गई, लेकिन असल वजह कुछ और थी। कुछ और आत्माएं प्रकट होती हैं। मिनातो सोचता है कि क्या ये यामागामी के बच्चे हैं। यामागामी बताता है कि ये उसके सेवक हैं जिन्हें मार्टिन्स कहा जाता है। यामागामी ने खुद को बांटकर इन्हें बनाया है। उनके नाम है तारिक, आत्सुगी और सिरी। मिनातो उन्हें स्वादिष्ट नाश्ता खिलाता है और वे सब उसे खाते हैं। वे कहते हैं कि ये सबसे स्वादिष्ट चीज है जो उन्होंने कभी खाई। यामागामी कहता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि वे अभी अभी पैदा हुए हैं। कुछ घंटे बाद मिनातो हैरान रह जाता है जब यामागामी सामान्य आकार में वापस आ जाता है। ठीक उसी समय यामागामी कहता है कि मिनातो के सामने के गेट पर एक मेहमान आया है। वो हरीमा है। हरीमा हैरान है क्योंकि वो मिनातो के घर से कुछ असाधारण शक्ति महसूस कर रहा है। वो समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है। वो सोचता है कि क्या ये कोई पवित्र भूमि है। मिनातो उसे अंदर बुलाता है। हरीमा बिना समय गवाए सीधे पूछता है कि क्या उस दिन बुरी आत्मा को मिनातो की शक्ति नहीं खत्म किया था। मिनातो को पता भी नहीं था कि ऐसा हुआ था, लेकिन अब सब समझ में आता है। हरीमा बताता है कि हाल में बुरी आत्माएं बहुत बढ़ गई हैं। उन्हें खत्म करने वाले लोग पहले से ही कम हैं और उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है। इसलिए हरीमा मिनातो से ताबीज खरीदना चाहता है। मिनातो को ताबीज का मतलब भी नहीं पता। यामागामी बताता है कि वो कागज है जिस पर मिनातो का लिखा होता है। हरीमा मिनातो को अजीब नजरों से देख रहा है। यामागामी बताता है कि हरीमा भी उसे नहीं देख सकता। मिनातो सोचता है कि उसका छोटा सा नोटपैड कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहता है कि वो तो सिर्फ खरीदारी की लिस्ट है। हरीमा हैरान रह जाता है क्योंकि वही कागज उस शक्तिशाली बुरी आत्मा को खत्म कर चुका था जिसे 3 बड़े एग्जॉर्सिस्ट भी नहीं हरा पाए थे। आखिर में वो शक्तिशाली आत्मा एक आम लड़के की खरीदारी की लिस्ट से खत्म हो गई। मिनातो कहता है कि वो उसके लिए कुछ लिख देगा। हरीमा सोचता है कि वो क्या लिखेगा। वो और भी हैरान रह जाता है जब मिनातो फिर से सिर्फ खरीदारी की लिस्ट लिख देता है। हरीमा और ज्यादा चौंक जाता है जब उसे मिनातो के लिखे से हरी चमकती रोशनी निकलती दिखाई देती है। ये समझ से बाहर है क्योंकि एक साधारण इंसान द्वारा मिठाइयों की लिस्ट लिखने से इतनी शक्ति नहीं निकलनी चाहिए। मिनातो अचानक थकान महसूस करता है। यामागामी बताता है कि शक्ति इस्तेमाल करने से ऐसा होता है। मिनातो हरीमा से माफी मांगता है कि वो
और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हरिमा कहता है कि ये बहुत ज्यादा है। हरिमा उसे नोटों का एक बंडल देता है, लेकिन मिनातो उसे लेने से मना कर देता है। नोटपैड सिर्फ 100 रुपए का था और उसने सिर्फ एक पन्ना इस्तेमाल किया। हरिमा कहता है कि ये बहुत कम है। वो कहता है कि वो बाद में बाकी पैसे भी लाएगा। मिनातो फिर मना करता है, लेकिन हरिमा जोर देता रहता है। आखिर मिनातो को मजबूरन पैसे लेने पड़ते हैं और वो हरिमा को धन्यवाद देता है। मिनातो को थोड़ा अपराध बोध होता है, इसलिए वो हरिमा के हाथ पर एक पेंटाग्राम बना देता है। वो सोचता है कि शायद ये मदद करे। हरिमा हैरान रह जाता है। ठीक उसी समय हरिमा को फोन आता है। एक लड़की कहती है कि उन्हें बहुत जरूरत है। वे एक बहुत शक्तिशाली बुरी आत्मा से मिले हैं। हरिमा वहां पहुंचता है। दूसरे लोग उसे चेताते हैं कि लापरवाही मत करना, क्योंकि इतनी बड़ी आत्मा को वो भी नहीं हरा सकता। वो प्राणी हरिमा पर हमला करने दौड़ता है और सब हैरान रह जाते हैं जब वो प्राणी टुकड़ों में बिखर जाता है। हरिमा ने कुछ भी नहीं किया था। इस तरह मिनातो की अनोखी शक्ति और उसका नया जीवन यामागामी तथा अन्य आत्माओं के साथ आगे बढ़ता रहता है। कुछ समय बाद मिनाटो दुखी होता है कि वो कंगाल हो गया है। हरिमा ने उसे उसके परिचय के लिए कुछ पैसे दिए थे, लेकिन खरीदता है और पहला इनाम जीत जाता है। ये 1 लाख येन का नकद वाउचर है और मिनाटो को इस पर विश्वास नहीं होता। वो यामागामी के लिए शराब खरीदने के लिए एक शराब की दुकान पर जाता है, लेकिन उसकी किस्मत अभी खत्म नहीं हुई है। आज इस शराब की दुकान की 333वीं सालगिरह है और मिनाटो उनका 303वां ग्राहक है। तोहफे के रूप में वे उसे एक खास साके का सेट देते हैं जो बहुत महंगा है। मिनाटो कहता है कि निश्चित रूप से कुछ अजीब हो रहा है, क्योंकि इसके बाद भी वो लगातार चीजें जीतता रहा। वो पूरे दिन कुछ न कुछ जीतता रहा और वो सोचता है कि क्या इस नई किस्मत का यामागामी की शक्ति से कोई लेना देना है। यामागामी बताता है कि ये उसकी वजह समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहा है और वो सोचता है कि क्या बूढ़ा कछुआ उसे कोई और समझकर गलती कर रहा है। यामागामी समझाता है कि ये तब हुआ था जब मिनाटो ने शहर में एक बुरी आत्मा को भगाया था। वो अजीब सा गोला जो वहां से गिरा था वो असल में रेकी है कि ये बीजों से भरा हुआ है। यामागामी कहता है कि ये रेकी की तरफ से एक तोहफा है, इसलिए मिनाटो उन्हें बगीचे में कहीं बोने की योजना बनाता है। यामागामी बताता है कि वे बहुत लंबे होंगे और वे उन्हें बोने के लिए एक जगह चुनते हैं। मिनाटो सोचता है कि ये किस तरह के बीज हैं और यामागामी कहता है कि ये ऐसा सवाल है जो उसे बीज बोने से पहले पूछना चाहिए था। वो घोषणा करता है कि मिनाटो को जल्द ही पता चल जाएगा और वो कहता है कि उसे इसका इंतजार करना चाहिए। कुछ समय बाद मिनाटो सेवकों के लिए और कुकीज लाता है और वो हैरान रह जाता है जब कुछ अन्य जीव उससे पूछते हैं कि क्या उन्हें भी कुछ कुकीज मिल सकती हैं। यामागामी अपने पुराने दोस्तों को नमस्ते कहता है और बताता है कि उनके नाम फुजिन और राइजिन हैं। मिनाटो ने ये नाम पहले भी सुने हैं और वो सोचता है कि क्या ये सच में वही हैं। यामागामी अभी तक जिंदा कैसे है। पिछली बार जब उन्होंने उसके बारे में सुना था तो वो बहुत कमजोर था और उन्हें लगा था कि उसका जीवन समाप्त हो गया है। यामागामी कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और उसे खत्म करने के लिए इससे कहीं ज्यादा की जरूरत होगी। सेवक अपनी कुकीज साझा नहीं करना चाहते हैं और वे सोचते हैं कि ये दोनों यहाँ कर क्या रहे हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने सुना था कि इस इलाके में रहना आसान हो गया है, इसलिए वे यहाँ घूमने आए हैं। जैसा कि अफवाहों में कहा गया था, ये जगह सच में बताते हैं कि वो कल्पना करें कि वो हवा पैदा कर रहा है। मिनाटो बहुत ध्यान केंद्रित करता है और वो हैरान रह जाता है जब ये काम कर जाता है। ये अभी भी केवल एक हल्की हवा का झोंका है, इसलिए बाकी लोग उससे कहते हैं कि उसे और अभ्यास करना होगा। दूसरी ओर हरिमा का सामना एक और बुरी आत्मा से होता है। वो मिनाटो के जादुई चित्र का उपयोग करता है और आसानी से अपने दुश्मन को हरा देता है। दुर्भाग्य से वो चित्र मिट रहा है और उसकी शक्ति लगभग खत्म हो चुकी है। इस चित्र ने उसे बुराई को आसानी से हराने में मदद की, इसलिए उसे विश्वास नहीं होता कि मिनाटो के पास इतनी शक्ति है। तभी इचिगो नाम का हरिमा का साथी डर के मारे चीख पड़ता है। इचिगो होरिकावा नाम की अपनी साथी पर चिल्लाता है क्योंकि उसे उसकी मदद करनी थी। बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि एक राक्षस उसकी जान लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हरिमा उसे बचाने आ जाता है। बाकी लोग हैरान रह जाते हैं कि हरिमा ने कितनी आसानी से उसे हरा दिया और इचिगो उस कागज पर ध्यान देता है जो हरिमा पकड़े हुए है। बाद में होरिकावा डर के मारे सुन पड़ जाने के लिए माफी मांगती है। इचिगो उससे चुप रहने के लिए कहता है और वो बस ये जानना चाहता है कि क्या उसने वो पता लगाया जिसके बारे में उन्होंने पहले बात की थी। इचिगो ने गौर किया था कि हरिमा हाल ही में बहुत मजबूत हो गया है, इसलिए वो ये पता लगाना चाहता है कि उसे वो शॉपिंग मेमो। मिनाटो कहता है कि उसे खुशी है कि बारिश रुक गई। यामागामियों से याद दिलाता है कि बारिश का बगीचे पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि ये एक पवित्र जमीन है। तभी मिनाटो का ध्यान इस बात पर जाता है कि जो बीज उसने बोए थे वे काफी बड़े हो गए हैं। एक दिन पहले तक वहाँ एक अंकुर भी नहीं था, इसलिए ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यामागामी बताता है कि ये इस निवास का पवित्र पेड़ है और इसे कुसाना की कहा जाता है। पौधे को थोड़ा पानी देने के बाद मिनाटो यामागामी को अपने होम टाउन का एक स्नैक देता है। इन्हें हॉट रिंग बंस कहा जाता है
और यामागामी को ये बहुत पसंद आते हैं। मिनाटो ने अपनी माँ से उसे कुछ चीज़ें भेजने के लिए कहा था और उसमें कुछ कपड़े भी शामिल हैं। एक जैकेट को देखकर यामागामी पूछता है कि क्या मिनाटो किसी पहाड़ पर चढ़ने की योजना बना रहा है। मिनाटो बताता है कि वो असल में यामागामी के पहाड़ पर चढ़ने के बारे में ही सोच रहा था। यामागामी एक पर्वत देवता है, इसलिए मिनाटो उसके पहाड़ पर जाकर ठीक से अपना सम्मान प्रकट करना चाहता है। यामागामी उसे चेतावनी देता है कि उस पर और बहुत गंदगी है। सेवक कहते हैं कि यदि मिनाटो सफाई नहीं भी करता है तो यामागामी को बुरा नहीं लगेगा, खासकर इसलिए क्योंकि वो उनका व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता है। फिर भी मिनाटो खुद को रोक नहीं पाता और वो मंदिर के चारों ओर सफाई करने लगता है। इसी मंदिर की वजह से लोग अतीत में यामागामी की पूजा कर पाते थे। सेवक भी इससे प्रेरित होते हैं, इसलिए वो मिनाटो की मदद करते हैं। कुछ समय बाद मंदिर साफ हो जाता है और वे सभी स्नैक का आनंद लेते हैं। तभी उन्हें दूर से एक भयानक आवाज सुनाई देती है और सेवक उस तरफ दौड़ पड़ते हैं। मिनाटो उनके पीछे जाता है और उसे एक अजीब सी काली धुंध दिखाई देती है। वो सोचता है कि ये क्या है और सेवक बताते हैं कि ये कारण वे आगे नहीं बढ़ सकते। मिनाटो को याद आता है कि उसके पास उसका नोटपैड है, इसलिए वो उसका उपयोग करने के लिए तैयार होता है। वो बुरी आत्मा के करीब जाता है और बाकी लोग उसे सावधान रहने के लिए कहते हैं। मिनाटो बाल एक हमले से बचता है और उसे एहसास होता है कि ये तरीका काम नहीं करेगा। तभी उसे एक शानदार तरकीब सोचती है। वो अपने नोटपैड के कई पन्ने हवा में उछाल देता है और हवा की शक्ति का उपयोग करता है। सेवक हैरान है कि वो अपनी शक्तियों को मिला रहा है। हवा सभी पन्नों को धकेलती है और मिनाटो उन्हें बुरी आत्मा की ओर भेज देता है। वो शैतान नष्ट हो जाता है और उसमें से एक और गोला बाहर गिरता है। सभी जश्न मनाते हैं और वो गोला एक अजीब जीव में बदल जाता है। मिनाटो सोचता है कि क्या ये किसी प्रकार का हिरण है, लेकिन जब वो उसके करीब जाता है तो वो बस भाग जाता है। मिनाटो उसकी रफ्तार देखकर दंग रह जाता है क्योंकि वो पलक झपकते ही बहुत दूर चला गया था। मिनाटो उसके जाने से दुखी नहीं है और वो बस खुश है कि वो मदद कर सका। इसके बाद यामागामी कहता है कि वो मंदिर की सफाई करने के लिए मिनाटो का आभारी है। मिनाटो कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और वो बस सोचता है कि वो जीव क्या था। यामागामी हमेशा की तरह रहस्यमय बना रहता है और कहता है कि मिनाटो को जल्द ही पता चल जाएगा। तभी मिनाटो का ध्यान इस बात पर जाता है कि पेड़ का बढ़ना रुक गया है। सेवक उसे याद दिलाते हैं कि ये एक पवित्र पेड़ है, इसलिए ये एक सामान्य पेड़ की तुलना में अलग नियमों का पालन करता है। ऐसा लगता है कि रेकी को चाहता है और वो सामने वाले दरवाजे की ओर इशारा वो सोचता है कि क्या ये वही है जिसे उसने पहाड़ पर बचाया था, लेकिन ये बहुत अलग दिखता है। मिनाटो उसे अंदर बुलाता है और यामागामी समझाता है कि ये कौन है। ये रेकी जैसे ही 4 पवित्र जानवरों में से एक है। इसका नाम ओरियो है और ये कछुए जितना ही शक्तिशाली है। अचानक ओरियो पेड़ के ऊपर उड़ने लगता है। वो जोर से दहाड़ता है और मिनाटो ये देखकर सन्न रह जाता है कि आसमान बादलों से भर गया है। बारिश की बूंदें पवित्र पेड़ पर पड़ती हैं और वो और भी बहुत बड़ा हो जाता है। पेड़ अब विशाल हो गया है और ओरियो कुछ कहना चाहता है। सेवक उसकी बात का अनुवाद करते हैं और बताते हैं कि ओरियो इस तालाब में रहना चाहता है। मिनाटो को इससे कोई परेशानी नहीं है जब तक रेकी को ना हो, और रेकी भी स्पष्ट रूप से इसके लिए खुश लग रहा है क्योंकि उसे साथ पीने वाला एक दोस्त मिल गया है। यामागामी समझाता है कि वो ड्रैगन मिनाटो के किए गए काम के लिए आभारी है। मिनाटो यकीन है कि उसने इस बार तो कुछ नहीं किया, इसलिए यामागामी समझाता है कि क्या हुआ था। ओरियो को एक बुरी आत्मा ने अपने वश में कर लिया था और हरिमा ने उसे भगाकर उसकी जान बचाई थी। हरिमा ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि मिनाटो ने वो जादुई चित्र बनाया था। कुछ समय बाद हरिमा कुछ और जादुई पर्चियां खरीदने के लिए मिनाटो के पास आता है। वे ऐसा पहले भी 2-3 बार कर चुके हैं और हर बार कोई ना कोई उपहार लाने के लिए मिनाटो हरिमा का धन्यवाद करता है। हरिमा कहता है कि उस चित्र ने उसकी सोच से भी ज्यादा बेहतर काम किया, लेकिन आज वो कुछ अलग चाहता है। वो चाहता है कि मिनाटो एक ग्रिड क्रेस्ट बनाए, इसलिए मिनाटो वैसा ही करता है। उसी रात एक आदमी बताता है कि हरिमा का काम आजकल बहुत शानदार चल रहा है। वो ढेरों आत्माओं को भगा रहा है और ये सब उन जादुई मेमो की वजह से हो रहा है जो उसे मिलते रहते हैं। वो आदमी कहता है कि उन मेमो को संभालना मुश्किल होता होगा क्योंकि वे कागज के बने होते हैं। वे बहुत हल्के होते हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें दूर फेंकना मुश्किल होता होगा। हरिमा इस बात से सहमत है, इसी वजह से उसने इस बार बिजनेस कार्ड जैसे कागज पर प्रतीक बनाने को कहा था। तभी वो आदमी हरिमा को चेतावनी देता है कि उसे सावधान रहने की जरूरत है। अगर दूसरे लोगों को उसे मेमो बेचने वाले व्यक्ति के बारे में पता चल गया तो वो एक आम नागरिक को मुसीबत में डाल देगा। दुर्भाग्य से वो कहता है कि शायद बहुत देर हो चुकी है। इचिगो ने पहले ही वो शक्ति देख ली है और हरिमा से उसे कोई गहरी दुश्मनी है। हरिमा ये खबर सुनकर हैरान हो जाता है और वो आदमी बस यही उम्मीद करता है कि कुछ भी बुरा ना हो। और मिनाटो सोचता है कि उस आदमी को क्या परेशानी है। इचिगो के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान है और हम देखते हैं कि उसने मिनाटो के पीठ पर कुछ चिपका दिया है।